सभी दर्शकों को अदिति का प्यार भरा नमस्कार। हमारे आज के इस एपिसोड से वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की शुरुआत होती है। अपने पुत्रों के विवाह के कुछ वर्षों बाद राजा दशरथ को लगा कि उन्होंने एक पिता के रूप में अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। अब वे राम को अयोध्या का अगला राजा बनते देखना चाहते थे। राम के अद्वितीय गुणों और क्षमताओं को देखते हुए उन्हें विश्वास था कि राज्य की इस महान जिम्मेदारी के लिए राम ही सबसे उपयुक्त हैं। राजा दशरथ राम को अनेक उत्कृष्ट गुणों से युक्त मानते थे। एक उत्कृष्ट और अद्वितीय योद्धा, शास्त्रों के गहन ज्ञाता, शासन और वित्त की सूक्ष्मताओं को समझने वाले, संगीत और कला में निपुण, इसलिए उन्हें गंधर्व श्रेष्ठ कहा जाता था। किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुलित रहने वाले, अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले, अयोध्या की जनता के अत्यंत प्रिय, सभी के लिए सहज और सुलभ, सार्वजनिक जीवन में क्रोध का उचित उपयोग कब करना है इसका ज्ञान रखने वाले, प्रभावशाली और कुशल वक्ता, श्रेष्ठ रणनीतिकार और कुशल वार्ताकार, नीति और व्यवहार में समय, स्थान और परिस्थिति के महत्व को समझने वाले। इन सभी गुणों को देखते हुए दशरथ ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वे राम को युवराज घोषित करें। किंतु इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उन्होंने अपने मंत्रिमंडल और कौशल राज्य की जनता की सहमति प्राप्त करना उचित समझा। राजा दशरथ ने अयोध्या में एक सभा बुलाई जिसमें मंत्री, राजगुरु और नगर व गांव के प्रमुख नागरिक उपस्थित हुए। इस सभा का उद्देश्य अयोध्या के सिंहासन के उत्तराधिकार के विषय में विचार विमर्श करना था। उन्होंने कैकेयी और मिथिला के राजाओं को आमंत्रित नहीं किया, संभवतः इसलिए कि पारिवारिक हस्तक्षेप या हितों के टकराव से बचा जा सके। उस समय भरत और शत्रुघ्न कैकेयी देश में थे। जब सभा आरंभ हुई तो उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में राम को युवराज बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। दशरथ इस सर्वसम्मति से थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्हें लगा कि बिना किसी चर्चा के सबका सहमत हो जाना असामान्य है। इसलिए उन्होंने सभा से पूछा कि वे राम को अगला राजा बनाने के पक्ष में क्यों हैं। अयोध्या के लोगों ने राम के समर्थन में अनेक कारण बताए, जैसे कि राम धर्म परायण और अत्यंत बुद्धिमान हैं। उनकी बुद्धि देवगुरु बृहस्पति के समान है। वे पृथ्वी की तरह क्षमाशील और सदैव प्रजा के सुख के लिए प्रयास करते हैं। उनका चरित्र दृढ़ और बुद्धि स्थिर है। वे सदैव विनम्र और दयालु रहते हैं। वे युद्ध कला में अद्वितीय हैं। ऐसा कोई अस्त्र नहीं जिसमें वे निपुण ना हो। वे संगीत और कला में भी अनुपम हैं और जानते हैं कि कब दंड देना है और कब क्षमा करनी है। युद्ध से लौटने के बाद वे हमेशा प्रजा का कुशल क्षेम पूछते हैं। संकट के समय वे अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं और आनंद के समय उनके साथ उत्सव मनाते हैं। उनका क्रोध और कृपा दोनों न्याय संगत होते हैं। वे केवल उसी को दंड देते हैं जो दंड का अधिकारी हो। अयोध्या के बालक से लेकर वृद्ध तक सभी लोग उनके कल्याण की कामना करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। सभा की सहमति प्राप्त होने के बाद दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ और ऋषि वामदेव को राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने का आदेश दिया। राम को दरबार में बुलाकर उन्हें बताया गया कि अगले दिन पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। दशरथ ने यह भी कहा कि यह कार्य भरत के लौटने से पहले कर लेना बेहतर होगा, क्योंकि कभी-कभी सदाचारी व्यक्ति का भी मन बदल सकता है। साथ ही दशरथ को मन ही मन किसी अनिष्ट की आशंका भी हो रही थी। उन्होंने राम और सीता को उस रात व्रत रखने का भी निर्देश दिया, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। राजा दशरथ ने राम को कुछ अमूल्य उपदेश भी दिए। क्रोध और कामना को कभी अपने निर्णयों पर हावी न होने देना। अपने राज्य की छोटी से छोटी बातों की जानकारी रखें,
सीधे लोगों से मिलकर भी और अपने गुप्तचरों के माध्यम से भी। राजकोष को सदैव समृद्ध रखें ताकि मंत्री, अधिकारी, सहयोगी और प्रजा सभी का कल्याण हो सके। सदैव श्रेष्ठ आचरण बनाए रखें और अपनी इच्छाओं व आवेगों पर नियंत्रण रखें। राम ने अपने पिता और राजा को नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और वहां से अपनी माता कौशल्या को यह शुभ समाचार देने चले गए। लेकिन यह समाचार पहले ही कौशल्या तक पहुंच चुका था और उनका हृदय अत्यंत आनंद और गर्व से भर उठा था। आज के इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं? पहला, नेतृत्व के निर्णय में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। राजा दशरथ ने युवराज के चयन के लिए एक लोकतांत्रिक और परामर्श आधारित तरीका अपनाया। यद्यपि वे व्यक्तिगत रूप से यह मानते थे कि उनके पुत्रों में राम ही इस पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं, फिर भी उन्होंने अपना निर्णय दूसरों पर थोपने के बजाय मंत्रियों, राजगुरुओं और प्रमुख नागरिकों की राय लेना उचित समझा। जब सभा में उपस्थित सभी लोगों ने राम के गुणों के आधार पर उन्हें सिंहासन के योग्य बताया और उनके निर्णय का समर्थन किया, तब राजा दशरथ ने सभी गणमान्य व्यक्तियों की सहमति से राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। तीसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि आदर्श नेतृत्व के क्या गुण होने चाहिए। राम एक ऐसे व्यक्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें एक आदर्श राजा या नेता के सभी आवश्यक गुण विद्यमान हैं। हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में, चाहे परिवार के मुखिया हो, किसी विभाग या संस्था के प्रमुख हो या राज्य के नेता हो, राम के गुणों का थोड़ा सा भी अनुसरण करने का प्रयास करें तो हम भी अपने आसपास के लोगों का विश्वास और प्रेम जीत सकते हैं। राम के यही गुण बताते हैं कि अयोध्या के लोग उन्हें इतना प्रेम और सम्मान क्यों करते थे। आज भी राम का चरित्र आदर्श नेतृत्व का एक कालातीत उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुझे आशा है कि आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपनी शिक्षाएं भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें, अपने विचार मुझे बताएं और मेरी इस वाल्मीकि रामायण की श्रृंखला से जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।